जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा देने जा रहे हैं या जिन्हें समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षाएं देनी है, बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और उससे जुड़े हुए 20-20 सवाल बताऊंगा। अगर ये 20 सवाल हैं तो यानी 400 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि बहुत ही डीप में लेकर चलूंगा, सरल क्वेश्चन भी और कठिन क्वेश्चन भी आपके लिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को रखूंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। जैसा कि आपको पता है, बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था, यानी उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में एक स्थान है जिसे कपिलवस्तु कहा जाता है। कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, और लुम्बिनी नाम का एक जंगल था, उसी जंगल में हुआ था। यानी जो महामाया हैं, इनकी माता का नाम महामाया था, जो अपने मायके से मतलब ससुराल से मायके जा रही थी, तो रास्ते में जब वो लुम्बिनी नामक जंगल के पास पहुंची तो वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि कंगारू का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है वैज्ञानिक नाम। जैसे एक सामान्य नाम हम कह सकते हैं कंगारू, लेकिन इसका कंगारू का जो वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों वो मैक्रोपस होगा। मैक्रोपस, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसी वनस्पतियां जो कठोर चट्टानों पर उगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों, कठोर चट्टान पर जो भी वनस्पति उगेगी उसे लिथोफाइट कहा जाता है। यानी ऐसी वनस्पतियां जो कठोर चट्टान पर उग रही हैं। आपने देखा होगा जहां पर ठोस चट्टानें होती है वहां पर भी कुछ वनस्पतियां उग आती हैं, तो ऐसी वनस्पतियों को ही लिथोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काली खांसी। देखिए, काली खांसी का मतलब ये होता है, खांसी होती है जो सामान्य रूप से आती है। एक होता है जो काली खांसी होती है, इसे एक नाम और दिया जाता है। कभी कभी वो काली खांसी को ऑप्शन से हटा देता है और वहां पर पूछता है कि कुकुर खांसी। तो चाहे काली खांसी आ जाए या कुकुर खांसी आ जाए, दोस्तों ये बीमारी जो है लगातार खांसने की बीमारी है, और हीमोफिलस पर्टुसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिससे ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो मूत्र है, आपको पता है कि मूत्र में 95% जल होता है, यानी 5% उसमें अन्य चीजें होंगी, लेकिन 95% उसमें जल ही होगा। तो इस फैक्ट को भी आप लोग दिमाग में बसा लीजिए। और आपने देखा होगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो क्रिएटिनिन के कारण होता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ये भी याद रखना है कि मूत्र जो है वो अम्लीय नेचर का होता है। और ये बात कैसे पता चलती है, तो पीएच पैमाने से, यानी पीएच मान से। जो पीएच पैमाना है वो उसकी खोज जो है सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो पीएच मान से ये पता चलता है कि जो मूत्र है वो अम्लीय नेचर का होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो 4.8 होता है, यानी 4.8 होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और वायुमंडल किसको कहते हैं, तो वायुमंडल का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण, यानी जहां पर बहुत सारी गैसों को मिला दिया जाता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी उसमें एक तरफ तो नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरी तरफ ऑक्सीजन भी है, चौथा उसमें आर्गन भी है। कुछ अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन, नियान, ये सारी गैसें जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये कर रहा है, ये नहीं पूछा कि कौन कौन सी गैस पाई जाती है, उसने पूछा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन,
जिसका परसेंटेज है 21%। तो सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन हो गया 21%, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, इसका जो परसेंटेज है वो 0.03% है, और चौथे नंबर पर आपका है आर्गन जो 0.093% है। तो सबसे ज्यादा क्रम अगर लगाएंगे, पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथे नंबर पर आर्गन हो जाएगी। वायुमंडल में इसके अलावा भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे धूल के कण पाए जाते हैं, ओस की बूंदें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जब मिला देते हैं तो हमारा वायुमंडल तैयार होता है, यानी वायुमंडल बनता है। अगला क्वेश्चन, एक रोग का वर्णन किया गया है, यानी जिसे हम लोग एड्स कहते हैं। दोस्तों एड्स जो होता है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है आपको। रट्टा मारते चले आ रहे हैं और आज तक कोई फायदा नहीं मिला। आज रटने के बजाय सवाल को समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग में उसको सेट करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा हाल में कितना लिखा गया है ये काम नहीं आता, कितना कंटेंट दिया गया है कोचिंगों द्वारा वो भी काम नहीं आता है। आपके दिमाग में जितना रखा है बस वही कंटेंट आपके काम आता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा सकें, बाकी तो कंटेंट सब कुछ रखा है। आपको पता है कि आज गूगल विकिपीडिया का जमाना है, आप कोई भी चीज चले जाइए, आप खाली उसमें प्रयागराज डाल देंगे तो प्रयागराज का ए से लेकर जेड तक कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से सवाल हैं जो हमें पढ़ने हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है, ये महत्व रखता है। तो चलिए यहां पर मैंने बताया कि एड्स, देखिए जो एड्स होता है ये एक ऐसी बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है, या फिर किसी रोगी व्यक्ति या उसकी जो सिरिंज है, जब आपकी बॉडी पे वो सुई लगा दी जाती है, यानी किसी अन्य द्वारा प्रयुक्त की गई व्यक्ति जो कि HIV से पॉजिटिव है, उसकी सुई, संक्रमित सुई अगर आपके शरीर पर लगा दी जाए तो आप में ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी लोगों में बड़ी भ्रांतियां थी एड्स को लेकर, लोग ये मानते थे कि ये छूने से भी बढ़ जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये याद रखिएगा, छूने से नहीं होगा, साथ में भोजन करने से नहीं होगा। सरकार ने बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास भी किया कि लोगों को जागरूक किया जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो घट जाती है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को खांसी हो गई या जुकाम हो गया या बुखार हो गया, तो ऐसी दशा में वो बुखार जल्दी ठीक ही नहीं होगा, और जो रोगी है वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जाएगा, उसके शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। इसी को एड्स कहा जाता है। ये जो एड्स है ये HIV नाम का एक वायरस होता है, एक प्रकार का विषाणु होता है जिसे हम HIV कहते हैं, और रोग की प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि HIV नामक वायरस से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो रिकेट्स है एक बीमारी है, आमतौर पर ये बच्चों में देखी जाती है, और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रिकेट्स है इसमें पूछता है कि ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों एक ऐसा विटामिन जो हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कहते हैं, यानी विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता, यानी ये हमारे शरीर के भीतर बनता है। आप किसी भी चिकित्सक से जब बात करेंगे तो डॉक्टर ये कहता है कि आप सूर्योदय के थोड़ा सा पहले, यानी लगभग सूर्योदय के साथ जब सूरज की पहली किरणें आप पर पड़े तो उस समय आप छत पर बैठिए और धूप लीजिए। कारण क्या है कि इससे हड्डियां प्रभावित होती हैं, जो मनुष्य की हड्डियां हैं वो अगर कमजोर हो जाएंगी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है UNDP, इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक संगठन है जो
कह सकते हैं कि पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाला संगठन है। सवाल पूछता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अमेरिका में इसका मुख्यालय है और न्यूयॉर्क जो इस कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क है जो इसका नगर है, एक बड़ा नगर है अमेरिका का, तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। और ये ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नाम की नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रखना है। और अमेरिका को शानदार दूरियों का शहर भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो कह रहा है कि फैदम क्या है। चाहे आपसे फैदम पूछ लेगा या वो फैदोमीटर पूछ लेगा, तो फैदम या फैदोमीटर ये एक ऐसी कह सकते हैं इकाई है जिससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। चाहे फैदोमीटर कह दें चाहे फैदम कह दें, तो इससे क्या मापा जाएगा, समुद्र में जो गहरान है, कितना गहरा है सागर, इसको मापते हैं फैदोमीटर से। और ये ध्यान रखना है साथियों कि एक फैदोमीटर का मतलब होता है 6 फीट, यानी एक फैदम बराबर 6 फीट हो जाएगा। तो फैदोमीटर से क्या मापेंगे, समुद्र की गहराई। और यहां पर एक लाइन और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर वो प्रशांत महासागर है दोस्तों। जो प्रशांत महासागर है ये इसकी जो गहराई मानी जाती है लगभग 11 से 11.5 किलोमीटर गहरा माना जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्रशांत महासागर है उसका जो सबसे गहरा गड्ढा पाया गया है, वैज्ञानिक जो है उसकी गहराई मापते हैं, तो जो सबसे गहरा गड्ढा अभी तक मिला है वो मैरियाना है। मैरियाना कह दीजिए या उसी को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग दिमाग में बसा के रखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त या गड्ढा तो मैरियाना हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज याद रखिएगा, सबसे छोटा महासागर तो कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का भी एक गहरा गड्ढा है जिसको अप्राप्य कहा जाता है। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उसका जो सबसे गहरा गड्ढा या गर्त जिसको हम लोग कहते हैं गड्ढा या गर्त, ये हो जाएगा मैरियाना या चैलेंजर गर्त। दोस्तों वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वैसे तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा है और अभी तक जितने भी उसके अंदर गड्ढों को खोजा गया उनमें सबसे गहरा गड्ढा जो है वो मैरियाना है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं, यानी इस संभावना से भी इनकार नहीं कर पाते कि मैरियाना से भी ज्यादा गहरे गर्त हैं। अब इतनी गहराई में जाकर अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कोई व्यक्ति लगाए है और गहराई में घुसने का प्रयास करता है तो ऊपर जल का इतना भार हो जाएगा कि फेफड़े अपने आप फट जाएं। इसीलिए एग्जैक्ट क्या है वो एक अनुमान लगाते हैं और जो अभी तक खोजा गया वो सबसे गहरा गर्त मैरियाना खोजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पारसेक क्या है। दोस्तों पारसेक एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दूरी को मापते हैं, डिस्टेंस को। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है और पारसेक से डिस्टेंस मापते हैं, यानी दूरी इससे भी ज्ञात करते हैं। अगला यंत्र है दोस्तों पायरोमीटर। देखिए जो पायरोमीटर है इस यंत्र द्वारा सूर्य की जो कह सकते हैं ताप है, तापमान, उसको ज्ञात किया जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड का मुखिया सूर्य को कहा जाता है और सूर्य एक ऐसा कह सकते हैं कि आग का गोला माना जाता है। ये अपनी ही एनर्जी को खुद जनरेट करता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो सूर्य है ये सौरमंडल का मुखिया है। अगर कभी भी क्वेश्चन करता है कि सौरमंडल में मुखिया किसे कहेंगे तो सूर्य को कहा जाएगा। सूर्य एक ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का तारा है और आपको पता है कि जो तारे होते हैं वो अपनी एनर्जी को खुद ही जनरेट करते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को खुद ही पैदा करते हैं। जो सूर्य है उसकी असीमित ऊर्जा का स्रोत अगर कभी भी आपसे पूछता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस चलती रहती है, एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो संलयन की क्रिया है हाइड्रोजन बम में भी चलती है और इस प्रक्रिया को चलाना तो आसान है लेकिन इस पर नियंत्रण करना वो बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा ताप पे जाकर शुरू होती है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पायरोमीटर, सूर्य का ताप। इसके अलावा एक सवाल इससे और भी पूछता है, अक्सर पूछ लेता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है। ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, याद रखिएगा, लेकिन एक औसत दूरी जो निकाली जाती है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। यानी अगर राउंड फिगर में बात की जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बार क्या है। देखिए, बार भी एक प्रकार का मात्रक होता है और इससे हम क्या मापते हैं, तो दाब को ज्ञात करते हैं। तो बार यानी बार से क्या ज्ञात करेंगे, दाब को ज्ञात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। यहां पर आप देख रहे हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। साथियों, ये एक ऐतिहासिक युद्ध था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के फरगना प्रांत से एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम बाबर था। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर था, इसे भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि लोदी वंश के राजा थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक किसको कहते हैं, तो बहलोल लोदी को इसका संस्थापक माना जाता है। इसी वंश के एक राजा थे जिसका नाम सिकंदर लोदी था। दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, आगरा नगर की स्थापना की थी और गुल्लुखी उपनाम से ये कविताएं भी लिखते थे फारसी भाषा में। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। पानीपत का जब युद्ध हुआ तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ। हालांकि दोनों की सेनाएं 12 अप्रैल को आमने सामने आ गई थी, लेकिन युद्ध जो शुरू हुआ वो 21 अप्रैल को शुरू हुआ। इस युद्ध में एक तरफ तो इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाबर लगभग 20,000 सैनिकों को लेकर पहुंचा था। लेकिन फिर भी विजय जो होती है वो बाबर की होती है। और इसका कारण क्या था कि बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा पद्धति, उस्मानी पद्धति, इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ उसने क्या किया, यहाँ पर तोपों का पहली बार प्रयोग किया, बारूद का पहली बार प्रयोग किया। और इब्राहिम लोदी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसको ये लग रहा था कि हमारे पास लाखों की सेना है तो हम इस युद्ध को चुटकी बजाकर ही जीत लेंगे, लेकिन यहीं पर धोखा हो जाता है। तो युद्ध जो है वो बाबर जीतता है और जीतने के बाद भारत में मुगल वंश को स्थापित करता है। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं के बाद उसका लड़का राजा बनता है जिसका नाम अकबर था। अकबर के बाद उसका लड़का जहांगीर राजा बनता है। जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बनता है। शाहजहां के बाद उसका लड़का जो औरंगजेब है, औरंगजेब राजा बनता है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर राजा बनता है, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्रम पूरा फिर चलता चला आता है मुगल वंश का। इसके बाद जब बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल आ जाता है तो उसके बाद के जितने भी राजा आते हैं वो उतना ज्यादा योग्य नहीं थे। इसीलिए मुगल वंश का बिखराव शुरू होता है और उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, जिसमें पहले फर्रुखसियार आते हैं, पहले शाह आलम आते हैं, फिर उसके बाद फर्रुखसियार आते हैं। यानी बाकी के जो राजा हैं वो, उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जरूरी हैं, बाकी ज्यादातर आपको नहीं समझना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पहला युद्ध तो 1526 में हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया, लेकिन जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। ये युद्ध एक तरफ अकबर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हेमू द्वारा किया गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में भी मुगलों की ही जीत हुई थी और इस युद्ध में अकबर जीत जरूर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उस समय उसके साथ उसका संरक्षक बैरम खान नहीं होता तो मुगलिया सल्तनत अकबर पर ही सिमट गई थी, यानी खत्म हो चुकी थी। ये ध्यान रखिएगा कि जो बैरम खान है ये उसके पिता यानी हुमायूं द्वारा नियुक्त किया था अकबर के लिए, और ये अकबर का संरक्षक था। बहुत ही ईमानदार आदमी था और ये कह सकते हैं कि ये कराईकुल शिया तुर्क जाति का था।
जब अकबर के संरक्षक के पद को नियुक्त किया गया कि कौन बनेगा अकबर का संरक्षक, तो जिसको देखो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, सबने कहा हम बनेंगे हम बनेंगे। अरे भाई कौन नहीं चाहता है कि हम राजा के संरक्षक बन जाएं। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अकबर बहुत छोटी उम्र में, लगभग 13 साल की उम्र में राजा बना था। तो हर कोई चाहता था कि वो सीट हमको मिल जाए। लेकिन अकबर जो हुमायूं था, उसने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया और उसने बैरम खान को अपना जो है संरक्षक नियुक्त किया, यानी अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। जब हेमू ने आगरा पर हमला किया, आगरा को जीता, जौनपुर होता हुआ वो जब आया, तो पहले आगरा को जीता, जौनपुर जीता और उसके बाद उधर दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में उस समय जब उसने हमला किया तो अकबर वहां पर मौजूद भी नहीं थे। अकबर जो है उस समय पंजाब के कलानौर में थे और दिल्ली का जो राजकाल था वो संभाल रहा था अकबर का एक सेनापति जिसका नाम था तर्दी बेग। उसी बीच में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर पंजाब के कलानौर में था उस समय, और वहीं पर एक ऊंचे चबूतरे पर गुप्त तरीके से, यानी इस खबर को बाहर नहीं जाने दिया गया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो एक ऊंचे चबूतरे पर बैठाल कर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इसी बीच में ये खबर जब हेमू को मिलती है तो हेमू जो है वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और उसके बाद ये पानीपत का युद्ध होता है। दोस्तों ये जो युद्ध था, कह सकते हैं कि मुगल सल्तनत को वहीं पर समेट सकता था अगर बैरम खान द्वारा बुलाए गए ईरानी तीरंदाज अपना तीर न मार पाते। यानी युद्ध क्षेत्र में जब बैरम पहुंचता है, जब वो पहुंचता है हेमू, तो वो ऊपर से नीचे तक एकदम लोहे के जो है पाश में पहना था, उसने लोहे का कपड़ा पहन रखा था, कवच, और उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था, उसकी खाली आंख दिखाई दे रही थी। तो बैरम खान ने ईरानी तीरंदाजों को बुला लिया और वो तीरंदाज सिर्फ एम सेट करके बैठ गए और आखिर में उनमें से एक तीरंदाज ने जब तीर छोड़ा है तो वो तीर सीधा जाकर हेमू की आंख में लगा। यानी इस युद्ध में अकबर के जीतने की कहीं कोई संभावना थी ही नहीं। लेकिन फिर भी वही हाल है कि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो फिर सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो पानीपत के जो दूसरा युद्ध है, इसमें जीत होती है अकबर की। और जब अकबर जीत जाते हैं, नाम था कि अकबर जीते हैं, वास्तव में इस युद्ध को बैरम खान द्वारा लड़ा गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है और हर परीक्षा में ये अक्सर पूछ लिया जाता है, जूनियर असिस्टेंट में भी और पीसीएस की परीक्षा में भी, और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये दोबारा फिर से आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला युद्ध है जिसे हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ये 1761 में हुआ था और ये ध्यान रखना है कि अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को किया था मुगलों की तरफ से। ये अफगानिस्तान से आया था, दुर्रानी कबीले का था, और दूसरी तरफ भारत में मराठों ने इस युद्ध को लड़ा था। और उस समय मराठों का जो नेतृत्व है वो एक कह सकते हैं कि पेशवा द्वारा किया गया था, यानी जिनका नाम था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, तो सदाशिव राव भाऊ जो है, इनको भेजा गया था रणभूमि में और इन्होंने क्या किया था कि अब्दाली का सामना किया था। हालांकि उस समय कहीं ना कहीं मराठा जो साम्राज्य है उसको यहाँ स्थानीय सपोर्ट नहीं मिल पाया था और कहते हैं कि भोजन के अभाव से भी मराठा सेना जो है वो शहीद हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले छत्रपति जो है वो शिवाजी थे, शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं और संभाजी के बाद उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था राजा राम, कुछ समय तक उसको संभालते हैं। मराठा साम्राज्य भी बड़े संघर्षों से आगे बढ़ा। तो ये याद रखना है साथियों कि यहाँ पर जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ। एक तरफ आपका अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ मराठे थे और मराठों का नेतृत्व तो सदाशिव राव भाऊ द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से अगला ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला जो युद्ध है ये कह सकते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। इसकी डेट जरूर याद रखिएगा और ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरते हैं।
इस युद्ध में एक तरफ भारतीय पूरा त्रिगुट बना और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज थे। याद रखिएगा कि इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारतीय पराजित हो गए थे और इसी युद्ध से पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखना है कि शेरशाह सूरी जो कि अफगानिस्तान के सूर कबीले से संबंध रखता था, अगर कभी भी पूछता है कि उसका संबंध अफगानिस्तान के किस कबीले से था तो सूर कबीले से, यानी शेरशाह सूरी के जो बाप दादा नकड़दादा सुकड़दादा थे ये सब अफगानिस्तान के सूर कबीले से जो है इनका ताल्लुक था, इनका संबंध था। तो याद रखना है दोस्तों शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सासाराम का मतलब वर्तमान समय में बिहार कह सकते हैं। और ये एक ऐसा मकबरा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा राजा या कौन सा ऐसा राजा है जिसका मकबरा झील के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। तो ऐसा आपको मिलेगा शेरशाह सूरी के मकबरे में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम नामक स्थान पर है और ये स्थान बिहार में है और ये कह सकते हैं कि झील के बिल्कुल बीचों बीच में ये बना हुआ है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा काम क्या था। तो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या उसके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए ये सबसे ज्यादा कीमती थे। उसने काफी तरह के सुधार किए, जैसे भारत में रुपया का प्रचलन करना। तो रुपया जो शब्द आप देखते हो ये रुपया आया कहां से, तो 1541 में ये शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया। और एक युद्ध जो शेरशाह सूरी के जीवन से कई बार पूछा गया है कई सारी परीक्षाओं में कि किस युद्ध में इसकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों एक युद्ध था जो 1545 में हुआ था जिसे कालिंजर का युद्ध कहा जाता है। तो कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित हुआ था। कारण क्या था कि वो एक गोला या एक प्रक्षेपास्त्र दाग रहा था, एक तरह की विशेष तोप थी जिसको कहा जाता है उक्का। तो उक्का नाम के प्रक्षेपास्त्र को दागने के कारण एक गोला आता है और शेरशाह सूरी के पास गिर जाता है। जब तक वो वहां से हटता तब तक में गोला ब्लास्ट कर गया और इसी से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। दोस्तों याद रखना है 1545 में इस युद्ध को कालिंजर का युद्ध कहा जाता है जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि तारे जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो किस कारण से दिखाई देते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका मुख्य कारण होता है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो डायोड है वो क्या करता है। तो दोस्तों जो डायोड है वो एसी करंट जो होता है उसको डीसी में परिवर्तित करने का काम करता है। तो चलिए साथियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ष लिख रखे हैं, मतलब किसका मेंबर बनने के लिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लोकसभा। दोस्तों ये याद रखिएगा कि संसद का जो निचला सदन है उसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा एक ऐसा सदन होता है जो संसद के नीचे होता है, एक ऊपर होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है। जो लोकसभा है इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसे कुछ मामले में राज्यसभा से ज्यादा पावर प्राप्त है, अथॉरिटी प्राप्त है, ताकत है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं, शक्तिशाली सदन। तो चाहे आपसे ये कह दे कि निचला सदन कौन सा है तो उत्तर होगा लोकसभा। कौन सा ऐसा सदन है जो शक्तिशाली सदन कहलाता है तो लोकसभा। और कौन सा ऐसा सदन है जिसे हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये कहा जाता है लोकसभा को। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष आपका निर्धारित की गई है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है तो 25 साल। इसके बाद अगला है जिसे राज्यसभा कहा जाता है।
देखो, राज्यसभा जो होता है ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, यानी ये कभी भी भंग नहीं होती। तो ये याद रखना है दोस्तों कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता और इसे एक अस्थाई सदन या परमानेंट सदन हम कह सकते हैं। जो राज्यसभा है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो है आपका 30 वर्ष। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। देखिए, न्यूनतम आयु हमारे यहाँ कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो न्यूनतम 35 साल का होना चाहिए। और अगर कभी भी पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु, तो दोस्तों ये याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु का संविधान में कहीं प्रावधान ही नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, इस पर संविधान मौन है। ये जरूर लिखा है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा, यानी आपने मुझे राष्ट्रपति चुना और मैं 5 साल तक अपनी सेवा या अपना कार्य करता हूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। 5 साल के बाद मैं फिर से चला गया, आप फिर से मुझे चुन लाए, मैं फिर से राष्ट्रपति बन गया, मैं फिर गया, आपने फिर चुना, मैं फिर आ गया। यानी कहने का मतलब ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा, लेकिन कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इस पर संविधान मौन है। अगला ध्यान रखिएगा, अगला है तो राष्ट्रपति बनने के लिए हो गया 35 साल। इसके बाद आते हैं राज्यपाल बनने के लिए। देखिए, आपको पता है कि काफी हद तक जो स्थिति देश में एक राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। यानी राज्य में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो भी आपका 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगली चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि विधानसभा, जैसे कि आपको पता है देश की संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक तरफ तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं संसद। ठीक इसी तरीके से राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, जब इनको मिलाया जाता है और राज्यपाल को मिलाया जाता है तो कहते हैं विधानमंडल। यानी राज्य की संसद को हम लोग विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल 3 चीजों से बना है, जैसे हमारी देश की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 चीजों से बनी है, वैसे ही राज्य की संसद भी 3 चीजों से बनी है। राज्य की जो संसद होती है ये विधानसभा, विधान परिषद और जो राज्यपाल हैं इन तीनों को मिलाकर बनती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्ष का होना चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। और जो विधानसभा है वो भी लोकसभा की तरह निचला सदन है, सेम बिल्कुल उसी तरह से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि अगर कोई विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होगी। दोस्तों, विधान परिषद का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष हो जाएगी, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। ठीक, विधानसभा जो है वो हर 5 साल पर जो है विघटित हो जाती है और नई विधानसभा का गठन होता है, लेकिन विधान परिषद कभी भी वो नहीं होती, यानी ये कह सकते हैं कि उसका कभी भी विघटन नहीं होता है और इसीलिए इसको एक तरह का स्थायी सदन कहा जाएगा। अगला है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी। दोस्तों, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 40। ये याद रखिएगा कि ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, यानी गांवों में पंचायत की स्थापना की बात करता है क्या, जिसे कहते हैं अनुच्छेद 40, यानी ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 39, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। जब भी किसी के लिए वेतन बनेगा तो ये देखकर नहीं बनेगा कि वो महिला कार्य कर रही है या पुरुष कार्य कर रहा है। होता क्या है कि अक्सर गांव घर में जैसे आपको खेती का काम करना है तो खेती के काम के लिए होता क्या है कि लोग अक्सर जो है महिला और पुरुष 2 प्रकार के श्रमिक रखते हैं। अब महिला मान लीजिए हष्ट पुष्ट है, एकदम ठीक ठाक है, और पुरुष बिल्कुल पतला दुबला सा सीख सलाई की तरह है। लेकिन जब दोनों ने काम शुरू किया तो पुरुष सारा दिन जो है इधर उधर में मतलब टाल मटोल कर रहा है
और महिला बिल्कुल अपने टाइम पर पहुंची है, उसके बाद उसने पूरे काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया है, लेकिन शाम को जब मजदूरी देनी होती है तो महिलाओं को पता चला कि 75 रुपए और पुरुष को 100 रुपए। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है और पुरुष माना जाता है कि ज्यादा मजबूत होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि महिला ने अधिक कार्य किया है। तो यहाँ पर महिला और पुरुष गांव घर में देखने को मिल जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी परमिशन नहीं है। संविधान कहता है कि जैसे अगर सैलरी बनेगी, अब कोई बाबू है तो बाबू की सैलरी बनेगी, अब ये देखकर नहीं कि वो महिला बाबू है कि पुरुष बाबू है, महिला बाबू की सैलरी इतना, पुरुष बाबू की सैलरी इतना, तो ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 39 कहता है कि अगर एक समान कार्य है तो एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन भी दिया जाएगा। अगला आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान का। देखिए अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अब इसमें एक बात आपको ये समझनी है कि राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि अगर वो चाहे तो किसी व्यक्ति की सजा को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, रोके भी रख सकता है, या फिर उसे पूरी तरह से माफ कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध कर दे और महामहिम राष्ट्रपति चाहें तो उसकी सजा को पूरी तरह से, उनको लगता है कि यार ये गलती से हो गया इस व्यक्ति से, इसको बड़ा पश्चाताप है इस कार्य के लिए, निकट भविष्य में ये कभी भी गलत काम नहीं करेगा, तो महामहिम राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सजा को जो है क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रोके रख सकते हैं अपने शासनकाल में या जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे हैं, और अगर चाहें तो पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो मूल अधिकार। देखिए जो मूल अधिकार है दोस्तों, ये हमें कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है, चाहे मूल अधिकार कह दीजिए, चाहे मौलिक अधिकार कह दीजिए, या फंडामेंटल राइट कह दीजिए, ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में पूछा जाता है कभी कभी कि किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है। इसको याद रखना है, पूछा जाएगा कि किस भाग में है, तो भाग 3 में। और इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक तरह का दस्तावेज था, उस पर एक अलग से आप लोग वीडियो बना के आप लोगों को भेज देंगे। अगला है कि मूल कर्तव्य, ये किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये तो अमेरिका के संविधान से, लेकिन मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, अधिकार का मतलब हम क्या कर सकते हैं और कर्तव्य का मतलब हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत सरल चीज है समझने के लिए। जैसे अगर हम जा रहे हैं और रास्ते में राष्ट्रगान बजने लग गया, तो राष्ट्रगान की ध्वनि अगर हमारे कानों पर पड़ी है तो ये मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है कि मैं उसके सम्मान में बिल्कुल जो है सावधान अवस्था में खड़ा हो जाऊं। चाहे जिस भी काम में हूं, उस काम को छोड़कर मैं सावधान अवस्था में खड़ा हो जाऊं, और 52 सेकंड तक जब तक राष्ट्रगान बज रहा है तब तक मैं वहां पर चुपचाप बिना हिले डुले अपने काम को रोककर खड़ा रहूं। ये सम्मान प्रतीत करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो ये याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नीति निदेशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं, तो जो नीति निदेशक तत्व हैं साथियों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये याद रखिएगा कि जो आयरलैंड है ये यहाँ से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आयरलैंड है दोस्तों, वहां से कई सारी चीजें ली गई हैं। नीति निदेशक तत्व जो है, इसका मतलब ये है कि इसको कह सकते हैं कि सरकार को एक तरह का निर्देश दिया गया है कि सरकार जब भी कोई योजना बनाए तो हमेशा गरीबों का ध्यान रखकर बनाए, जो परेशान हाल व्यक्ति है उसका ध्यान रखकर बनाए, असहायों का ध्यान दे, वृद्धों का ध्यान दे, निराश्रितों का ध्यान दे। यानी सरकार के दायित्वों को गिनाया गया है कि एक अच्छी सरकार को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, यही चीजें यहाँ बताई गई हैं। और ये नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके बारे में एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका नाम जी ऑस्टिन है। जी ऑस्टिन ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी ऑस्टिन कहते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान का हृदय हैं और संविधान की आत्मा हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हृदय आत्मा का प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो ये आपको समझना है,
आमतौर पर अगर सीधा प्रश्न करता है और कहता है कि संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो आपको प्रस्तावना उत्तर टिक करना है। अगर उसने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है, तब आप अनुच्छेद 32 को टिक करेंगे, यानी आर्टिकल 32। और अगर कहता है कि जी ऑस्टिन ने किसे संविधान का हृदय और उसकी आत्मा बताया है, तब आप टिक करेंगे नीति निदेशक तत्वों को। दोस्तों, अगला विषय है, संविधान में एक शब्द अक्सर आपने सुना होगा, आपातकाल। ये जो आपातकाल है वो कहां से लिया गया है? तो आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपातकाल 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, एक होता है जिसे कहते हैं आपका राज्य आपातकाल, और एक होता है जिसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय और राज्य आपातकाल है ये तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, सॉरी ये जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है ये कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका कहा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद, देखिए आपको पता है कि तीनों सेनाओं के संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में एक लाइन में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यानी जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, बस नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व करने का काम कौन करता है? तो वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है पूरे देश का। अगर कोई भी युद्ध होगा, कोई भी समझौता होगा, तो वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम से होगा। हालांकि उसको वो पूरा समझौता पढ़ेगा कौन? तो वो प्रधानमंत्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर जो होगा वो राष्ट्रपति का ही होगा। तो राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया है? देखिए जो राष्ट्रपति है, जब अगर किसी वजह से राष्ट्रपति मान लीजिए विदेश यात्रा पर गए हैं, तो ऐसी दशा में ये तो है नहीं कि देश के सारे काम को रोक दिया जाएगा। ऐसी दशा में उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए, उनके कर्तव्यों के पालन या निर्वहन के लिए एक पदाधिकारी होता है जिसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। और जो उपराष्ट्रपति है ये कह सकते हैं कि वो पद कहां से लिया गया है? तो ये पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत में। दोस्तों, अगला है महाभियोग का प्रस्ताव या महाभियोग की प्रक्रिया। ये याद रखना है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, और महाभियोग एक असाधारण प्रक्रिया है, और अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, देखिए निर्वाचक मंडल से मतलब ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर कैसे होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ये प्रोसेस आप लोगों को जब डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई जाएंगी तो उसमें आपको मिल जाएंगी। आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और मैंने बड़े ही सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं विशेष रूप से जूनियर असिस्टेंट के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए और पीसीएस की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। साथियों, जिस मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर इसी प्रेम और इसी मेहनत से आप लोगों ने अपना लाइक दे दिया, आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो मतलब ये माना जाएगा कि वास्तव में आपने जो कह सकते हैं कि शिक्षक का जो समर्थन है वो आपने खुलकर कर दिया। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। आशा करते हैं कि आप एक अच्छी कॉपी बनाएंगे और इसमें दिए जाने वाले क्वेश्चंस को एक जगह पर रखेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।